हमारा बैतूल जिला वैसे तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु है, क्योंकि यहाँ से जो बरसाली है वो जब हमारा देश विखंडित नहीं हुआ था उस समय इसको केंद्र बिंदु के रूप में चिन्हित किया गया था। और अखंड भारत की राजनीति ने समय समय पर पूरे देश में अपना कीर्तिमान रचा है। फिर चाहे बात हम भाजपा की करें, चाहे कांग्रेस की करें, चाहे जनसंघ के ज़माने की करें, चाहे जंगल सत्याग्रह की बात करें, राजनीति हमेशा मुखर होते रही है। और राजनीति से में जो लोगों ने अपने कदम रखे हैं, जिन लोगों ने अपने कदम रखे हैं, उन्होंने अपने वर्चस्व को भी बार बार साबित किया है। अभी पूरा बैतूल जिला एक बार फिर देश के पटल पर, राष्ट्रीय पटल पर जो है सामने आया है। और उसकी वजह है वर्तमान में जो बैतूल जिले के बैतूल विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं हेमंत खंडेलवाल जी, उनको भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आज बैतूल जिले की राजनीति को लेकर हम एक बैतूल जिले की ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो एक राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं और साथ ही बैतूल जिले के काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो हम मिला रहे हैं आपको मयंक भार्गव जी से, जो राष्ट्रीय जनादेश के प्रधान संपादक है। पीटीआई और यूएनआई जैसे एजेंसीज़ में आप संवाददाता के रूप में काम करते हैं। बैतूल से ज़िले की चिट्ठी का प्रतिमाह प्रसारण होता है, वो भी आपके माध्यम से किया जाता है। तो ऐसे वरिष्ठ शख्सियत से हम जानते हैं बैतूल ज़िले की राजनीति के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है मयंक जी। धन्यवाद सभी दर्शकों का, श्रोताओं का। जी भाई साहब, जानना चाहेंगे सबसे पहले, चूंकि हम बात ही राजनीति की कर रहे हैं, तो बैतूल जिले के राजनीतिक परिदृश्य पर यदि हम आज से 50-60 साल पहले की बात करें या आज़ादी के समय की बात करें, तो उस पर हम आपके विचार जानना चाहेंगे। देखिए, आज़ादी के दौर में तो उसके बाद कांग्रेस ही ज़्यादा रही जी, फिर जनसंघ था जी, तो वो दौर तो बनता रहा, बिगड़ता रहा। फिर जब 77-78 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ 80 में, तब उसके बाद जो है वो जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी। तब जो राजनीति की दिशा दशा थी वो हर जगह एक बड़े दल के रूप में धीरे धीरे गठन होता रहा और फिर लोग राजनीति में आगे बढ़ते रहे। लेकिन शुरुआती दौर में अगर अपन 75-80 इमरजेंसी के दौर के बाद की भी अगर अपन बात करें 80 के दौर की, हाँ जी, तो 80 के बाद से ज़्यादातर जो रहा उस समय वो डोमिनेटिंग कांग्रेस का ही रहा। कांग्रेस ही हमेशा रही। 80 के दशक में सांसद जैसे गुफरान आजम थे, फिर 84 में इंदिरा जी की हत्या हुई, तो उसके बाद फिर कांग्रेस में असलम शेर खान आए। राजीव गांधी जो थे उनके दोस्त थे वो, तो उन्होंने उनको बनाया उम्मीदवार। फिर उसके बाद 96 में नहीं 84 के बाद फिर असलम शेर खान के बाद असलम शेर खान 2 बार रहे सांसद। फिर उसके बाद एक दौर आया बीच में, तब जो है वो स्थानीय की बात चली तो आरिफ बेग भी आए। उसके बाद आरिफ बेग आए सांसद बन के, फिर आरिफ बेग ने असलम शेर खान को हराया। फिर असलम शेर खान हारे तो फिर जीते दोबारा, क्योंकि इनकी हत्या हुई थी राजीव गांधी की। तो राजीव गांधी की हत्या के बाद बैतूल में चुनाव हुआ था, तो उस समय फिर वो कांग्रेस की लहर चली थी जी। तो ये तो हुआ राष्ट्रीय स्तर पे परिदृश्य। हाँ, राज्य में जो स्थिति थी वो 84-80 के आसपास अर्जुन सिंह की सरकार रही मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस का ही वर्चस्व था और आमतौर पे कांग्रेस की ही सरकार बनती भी थी। बीच में जब एक बार सुंदरलाल पटवा की सरकार बनी, तब बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस का कार्य हुआ था, तो सरकारें सेंट्रल में कांग्रेस की थी तो गिरा दी गई। तो 2.5-3 साल के बाद फिर जब आई तो कांग्रेस ही आई। तो ये दौर चलता रहा। और अभी पिछले अगर शिवराज सिंह के कार्यकाल के पहले उमा भारती का जब दौर आया था, हाँ जी, तो उमा भारती के दौर में उमा भारती ने जो प्रचार किया और जो उनकी छवि थी, उससे उन्होंने अभूतपूर्व विजय दिलाई और भारतीय जनता पार्टी का शासन स्थापित हुआ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश में राज कर रही है। एक बार बीच में अभी पिछले दिनों 2.5-3 साल कमलनाथ ने वो किया। ये तो हुआ आपका प्रदेश का पिक्चर। अब जिले की जहाँ तक अगर अपन बात करें, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में जिले में भी नेता जो है उस ढंग के बनते रहे। कांग्रेस में ज़्यादातर दौर था, अगर पुराना देखा जाए तो एक रामजी महाजन मंत्री हुआ करते थे, जो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी थे, तो इसलिए हमेशा मंत्री उनको बनाया ही जाता था, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट और जो जातियाँ निर्धारित की गई थी वो रामजी महाजन के अध्यक्षता में जो कमेटी थी उसने बनी थी, और वो अर्जुन सिंह के बड़े पक्के विश्वास पात्र लोगों में थे, तो वो हमेशा मंत्री रहते थे। उसके बाद दिग्विजय सिंह का दौर आया,
जब दिग्विजय सिंह का दौर आया तो रामजी महाजन तो तब भी मंत्री थे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने डॉक्टर अशोक साबले को मंत्री बनाया। थोड़े दिन के थे, 2 साल 1.5 साल के मंत्री रहे वो जी। उसके बाद उन्होंने बीच में जब चुनाव हुआ, लोग गोलीकांड हुआ, मुल्ताई गोलीकांड 98 में जी। 98 के बाद उन्होंने चुनाव भी लड़ाया तो दिग्विजय सिंह ने डॉक्टर अशोक साबले को उम्मीदवार बनाया, और डॉक्टर अशोक साबले को उम्मीदवार बनाने के बाद फिर जब वो हारे उसके बाद भी उनको टिकट देके मंत्री भी बनाया जी। तो जो कांग्रेस की राजनीति रही वो इस ढंग की रही। फिर दौर आया बीजेपी का, तो बीजेपी में आमतौर पे शुरू से विजय खंड, पहले पटवा जी की सरकार के समय तक के सुभाष आहूजा और इन लोगों का बड़ा दबदबा था जी। एक तरफा इनका जो फीन रहती थी राय प्रशासन में, इसमें जो कुछ हम लोगों ने देखा उस जमाने में 90 के आसपास की बात है जी। 1991 की है, जब मैं नई दुनिया में था मुझे याद है। तो उस समय सुभाष आहूजा मतलब एक नाम था कि अगर सरकार है पटवा जी की तो जो चलेगी सुभाष आहूजा की जी। फिर उसके बाद वो गए, फिर धीरे धीरे इन लोगों की जगह पे विजय खंडेलवाल और इन लोगों का जो कहना चाहिए गुट था जी। वो धीरे धीरे कंट्रोल करता गया, हावी होता गया जी। और उसके बाद एक बार जब विजय खंडेलवाल जी के हाथ में सत्ता की बागडोर आई, संगठन की बागडोर आई बीजेपी की, फिर वो कभी नहीं छूटी, वो चलता गया। फिर वो सांसद भी बने, 4 बार वो लड़े चुनाव, उनको हमेशा दुख भी रहता था, सांसद भी कहलाते थे। उनको वही दुख रहता था कि अगर मैं 4 बार जीता हूँ तो मुझे 20 साल सांसद रहना था कायदे से जी। वो बोलते थे पर्सनल टॉक अच्छा, में, जी। लेकिन बोले मैं 5 साल भी नहीं रह पाया क्योंकि कभी 13 महीने में गिर जाती थी सरकार। अच्छा। कभी गिर जाती थी 2 साल में, कभी जैसे गुजराल थे और ये देवगौड़ा जब थे तब गिर जाती थी 2-2.5 साल में। जी, जी। तो वो उनको हमेशा लगता था कि वो बोलते भी थे कई बार भाषणों में भी कि आप लोगों ने तो मुझे 20 साल के लिए जिताया, 4 बार जिताया, जी। लेकिन जो है वो परिस्थितियां ऐसी रहीं कि मैं रहता नहीं था। जी। उसके बाद परिसीमन आया तो वो आदिवासी सीट घोषित हो गई। उस बीच में उनकी स्वास्थ्य जो है 19-20 हुआ, वो स्वर्गवासी हुए। फिर दौर आया हेमंत खंडेलवाल जी का। हाँ जी। कि ये हेमंत खंडेलवाल जी, इससे पहले भी जितने चुनाव होते थे विजय खंडेलवाल जी के, उसमें पर्दे के पीछे से चुनाव संगठन जो पूरा मैनेज करने वाला थे, कि मैनेजमेंट गुरु भी कुछ लोग उनको कहीं पे लिखते थे, तो वो चाहे वो व्यंगात्मक हो चाहे सच हो, लेकिन वास्तव में वो मैनेजमेंट गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिता का चुनाव इतने तरीके से मैनेज किया रहता था कि मतलब उसका कोई कहीं कोई 19-20 सुनाई नहीं देता। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ जी। कि हम लोगों को उस समय मीडिया को घुमाने ले जाया जाता था चुनाव में, वोटिंग के समय। जी। तो भीमपुर में हम लोग गए थे, विजय खंडेलवाल जी का चुनाव था, तो वहाँ हमको एक आदमी मिला बीजेपी का, वो एजेंट था। तो हमने उससे पूछा, हमने कहा हम बीजेपी का एजेंट कौन है? तो उसको पता नहीं क्या लगा, उसने कहा कि हमारा यहाँ कोई एजेंट नहीं है बीजेपी का। जी। तो हमने आके दूसरे दिन अखबार में हमारे खबर छापी कि बीजेपी का दावा फर्जी रहता है और ये बोलते हैं, और वहाँ पे इस बूथ नंबर पे कोई एजेंट नहीं था। जी। उन्होंने, विजय खंडेलवाल जी तो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन हेमंत भैया ने या जिसने भी उसके पीछे से उसको अरेंज किया, उन्होंने दूसरे दिन हमारी प्रेस में लाके वो आदमी खड़ा कर दिया जिसने बताया कि देखिए भाई साहब, मैं बीजेपी का ही चुनाव एजेंट था, मुझे लगा कि आप कांग्रेसी लोग हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं नहीं हूँ। बोले हमारे हर बूथ पे आदमी थे, उनका इतना अच्छा मैनेजमेंट था। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हेमंत खंडेलवाल की संगठनात्मक क्षमता अपन कहें कि वो रही। उसके बाद वो खुद भी चुनाव लड़े, या अलकेश आर्य के चुनाव के समय भी, या और भी चुनाव में हमने जो देखा जब शिव प्रसाद राठौर भी लड़ते थे। तो क्योंकि बहुत बड़ा रोल किसी भी चुनाव में पैसे का होता है। हाँ जी। और फाइनेंस के मामले में नजरें फिर खंडेलवाल परिवार उधर ही जाती हैं ज़्यादातर लोगों को, कि भाई यही लोग जो हैं वो करेंगे, या जो ऊपर से भी पैसा आता है तो इन्हीं पे लोग भरोसा करके इन्हीं के पास आता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर वही रहता है। तो वो इतने अच्छे से मैनेज करते थे कि कभी कांग्रेस में जैसे सुनाई देता था कि मारपीट हो रही है पैसे के लिए, ऑफिस में गाली गलौच हो रही है, बीजेपी में कभी पता नहीं चला। तो इसमें कहीं ना कहीं उनकी संगठनात्मक क्षमता जो है विजय हेमंत खंडेलवाल जी की, वो बहुत ही मतलब लाजवाब रही है। अब वो उसके बाद खुद राजनीति में आए, फिर विधायक बने, फिर जो भी कारण रहे उसके बाद एक बार वो चुनाव हारे जी। हारने के बाद वो फिर जीते। अब वो क्यों जीते इस पे भी मैं बोलना चाहूँगा कि उन्होंने उस हार को भी आत्मसात किया। हाँ जी। हमने हारने के दौर में हम बहुत ज़्यादा उनके साथ रहे, हमने उनको देखा,
उन्होंने आत्मावलोकन किया, क्योंकि उनको क्या शुरू में तो एक मिथक ये था कि खंडेलवाल परिवार मतलब विजय खंडेलवाल भी अजय, कभी कोई हरा नहीं सकता, तो हेमंत खंडेलवाल भी अजय, कोई हरा नहीं सकता, लेकिन वो हारे चुनाव जी। तो हारने के बाद जो उन्होंने असेसमेंट किया, अपना सेल्फ असेसमेंट, मुझे लगता है आत्मावलोकन किया, और उनके बाद उनको जो जो गलतियां लगी, कमियां लगी अपनी वर्किंग की, वो उन्होंने सारी अपने हार के दौर में सुधारी जी। और उसका नतीजा ये निकला कि इस बार वो फिर जीत के आए जी। और अगर जो लोग, मैं तो खुद महसूस करता हूँ, जो लोग पुराने लोग हैं, आप अगर उनसे बात करोगे तो वो बताएंगे कि पिछले हेमंत में और इस हेमंत में बहुत अंतर है जी। व्यवहार में, बाकी चीज़ों में बहुत सारे परिवर्तन उन्होंने अपने आप में किए और उन्होंने कब बताया कि आदमी अगर चाहे तो वो बदल भी सकता वही कि है और व्यक्ति अपनी का गलतियों को सुधार सकता जी। है। व्यक्ति का यदि अपना एक नेचर है और उस नेचर में वो चेंज ला रहा है तो उसे अपने आप को बदलने में बहुत पेशेंस रखना होता है। पेशेंस रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और पेशेंस तो मतलब उन्होंने ग्रेट पेशेंस रखा। जैसे आप परिवर्तन भी देखिए, हम कई बार उनको बोलते थे कि विजय खंडेलवाल जी जो उनके पिता थे वो एकदम गलत बात है तो एकदम नाराज हो जाते थे। हाँ वो कोई देखते नहीं थे। हम भी कई बार डांट खा चुके हैं उनसे। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि वो परवाह नहीं करते थे कि तुम कोई हो, गलत है तो वो गलत बोलेंगे। और हेमंत भैया उसको बहुत कूल शांति से निपटाते हैं। हाँ, बहुत एकदम विपरीत। तो मैं उनको बोलता था कि मैंने कहा कि आप इतना सॉफ्टली बात करते हैं, इतना हर चीज़ में इतना जाने दो, कोई जना आपका विरोध भी कर रहा है तो आप बोलते हो ठीक है यार रहने दो, देख लेंगे, बात करेंगे, ये कर। और मैंने कहा बाबूजी जो हैं वो तो मैंने कहा रिएक्ट करते थे, तो वो बोले अब वो ठीक है घर में वो करते हैं, मैं तो बोले ऐसे ही रहता हूँ। तो उनका ये जो मैंने देखा तरीका कि कूल बिहेवियर वाला, उससे भी उन्होंने अपने जो विरोध है उसको काफी न्यूट्रलाइज किया। विरोध खत्म तो हो ही नहीं सकता, जी जी, राजनीति है तो विरोधी तो रहेंगे बिल्कुल। लेकिन जी, एक चीज मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी हेमंत जी को लेकर कि वैसे तो बैतूल की राजनीति के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी विधायक रहे या जो चाहे वो कांग्रेस के रहे हो या भाजपा के रहे हो, छलावा उनके साथ होता रहा, क्योंकि अच्छी खासी लीड के साथ उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन मंत्री पद के लिए हमेशा बैतूल में एक सूखा बना रहा था। हालांकि डीडी उइके जी के समय ये सूखा खत्म हुआ, लेकिन ये बहुत देर से हुआ। तो इस विषय पे भी आपका यदि अवलोकन आए तो। ये सूखा तो था और सूखा खत्म भी हुआ, लेकिन अब खत्म ऐसा हुआ है कि चारों तरफ हरियाली हो गई। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि किसी का नाम यहाँ पे लेना उचित नहीं होगा, लेकिन प्रदेश के एक बहुत बड़े पदाधिकारी ने, मुझे किसी ने बताया था, बड़े जिम्मेदार व्यक्ति ने, कि जब हेमंत खंडेलवाल या डीडी उइके का अध्यक्ष बनने का नाम चल रहा था, हाँ तब उन्होंने बड़े कमेंटिंग लहजे में कहा था कि क्या सारे पद बैतूली जाएंगे जी। तो मैंने उनको वहीं पलट के जवाब दिया था, सम्मानी है मेरे वो जो भी हैं जी। तो मैंने उनको कहा था कि मैंने कहा भाई साहब 30 साल तक सूखा भी तो पड़ा रहा। हाँ। आपको सरपंच से लेके हम सांसद तक जिताते थे जी। तब तो बैतूल वालों ने कुछ नहीं मांगा। अब अगर मान लीजिए 2-4 पद, बोले मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, ये बोले उन्होंने कही, जो मतलब काफी पहुंच और दखल रखने वाले लोग थे। उनका कहना है यार डीडी उइके, हेमंत खंडेलवाल, क्या यही लोग हैं बस प्रदेश में और कोई नहीं है करके, तो क्या सारे पद बैतूल जाएंगे? लेकिन उसके बावजूद बैतूल को इस बार जिम्मेदारी मिली, बहुत ही हर्ष का विषय है। और बहुत मतलब पूरा बैतूल मैं सोचता हूँ कि जहाँ बात करते हैं सब लोग बहुत प्रसन्न है कि इतने बड़े पद पर बैतूल के विधायक को, बैतूल के भाजपा नेता को बिठाला गया है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इससे बड़ा लाभ होगा बैतूल को। क्या लगता है हमारा बैतूल जिस तरह का इसके यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ है या जहाँ जिस तरह से ये अभी विकास की ओर अग्रसर है, हम कहें कि अब जाकर यहाँ पर कुछ अच्छा होने की शुरुआत हुई है, तो क्या संभावनाएं आप देखते हैं? हमारे यहाँ रेलवे लाइन तो 100 साल पहले बिछ गई थी, लेकिन उसका फ़ायदा हम नहीं ले पाए। हमारे यहाँ पर सागौन के जंगल घने हैं, लेकिन हमें उसका फ़ायदा नहीं मिला। यहाँ सड़कें भी बहुत पहले से बनी हुई हैं, लेकिन उसका फ़ायदा हमें नहीं मिला। एजुकेशन के बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है बैतूल में रहे, लेकिन बच्चों को वो उनकी प्रतिभाओं को वो मौका नहीं मिला। लेकिन अब क्या स्थिति आपको लगती है यदि बैतूल के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो? देखिए, एक लाइन में अगर बोलूं मैं तो बहुत ही जिम्मेदारी से बोल सकता हूं कि बैतूल के अच्छे दिन आ गए हैं जी। एक बात। दूसरी बात ये इसलिए लगता है कि मैं, जैसे आपने बताया, आकाशवाणी में भी रिपोर्टर हूं जी जी। पूरे प्रदेश में हम लोगों के संपर्क रहते हैं। इंडिया टीवी में भी रिपोर्टर हूं तो सारी जगह बात होती है हमारी कि भाई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में हूँ, एजेंसी है न्यूज़ की, उसमें भी सारे लोगों से बात होती है। तो जब से ये बने हेमंत खंडेलवाल, उसके बाद बहुत सारे जिम्मेदार लोगों से बात हुई,
तो जो उसका निचोड़ है शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, तो उनका कहना ये है कि यार बोले अब आपका बैतूल जो है वो चमकेगा। हमने कहा कैसे, होता तो है नहीं कुछ, नेता अपनी में लगे रहते हैं, उनको भी पूरे प्रदेश में घूमना। बोले नहीं जी, उनने एग्जाम्पल बताया, बोले आप वीडी शर्मा को देखिए जी, बोले वीडी शर्मा थे कहाँ के, लड़े कहाँ, खाए खजुराहो लड़ने के लिए नेतागिरी यहाँ करते थे, लेकिन बोले आज खजुराहो को क्या कर दिया उन्होंने, जी। क्या से क्या कर दिया। बिल्कुल। बोले वहाँ एयरपोर्ट दुनिया भर का, ठीक है टूरिस्ट प्लेस, टूरिस्ट तो पहले से भी था, हाँ जी। पहले भी फॉरेन के लोग आते थे इधर उधर से, लेकिन आज देखिए आप वंदे भारत से लेके फ्लाइट से लेके तो सारी चीज़ें एयरपोर्ट सब हो गया। तो उनका कहना था कि मैंने वो उन्होंने कहा कि क्यों हुआ ऐसा, वो हमको समझाने की कोशिश कर रहे थे वहाँ के लोग, कुछ प्रशासनिक भी थे। उनका कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष अगर कोई चीज़ रिकमेंड करता है तो कोई भी प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि जो मध्य प्रदेश से दिल्ली कोई रोक के बैठेगा। अच्छा, वो नेक्स्ट टू सीएम है, सीएम के ऊपर तो नहीं हो सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री ही होता है, लेकिन नेक्स्ट टू सीएम अगर अपन कहते हैं कि सीएम के बाद पहला नंबर, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कोई गलत बात है, क्योंकि वो पूरे प्रदेश में पूरे मंत्रियों से, पूरे विभागों से कहीं भी वो बात कर सकता है कि साहब प्रदेश के लोग आते हैं, ये प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करिए। अब वो चीज़ नहीं है कि मैं यहाँ का हूँ तो मैं वहाँ की बात नहीं कर सकता। तो उन लोगों का कहना ये था कि बोले अगर जब यहाँ से प्रस्ताव जाते हैं प्रदेश अध्यक्ष के, तो पहली बात तो स्टेट में कोई नहीं रोकता, और चूंकि केंद्र में भी आपकी सरकार है, डबल इंजन वाला मामला है, तो बोले केंद्र में भी जब जाएगा तो उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा हो गया है कि वो सारी योजनाओं को स्वीकृति करा सकते हैं। मतलब उन्होंने तो छोटी छोटी बातों में बोला, जैसे मैंने बोला यार एयरपोर्ट, बोले दतिया जैसी इतनी छोटी जगह में एयरपोर्ट क्यों बना, नरोत्तम मिश्रा जी के कारण, भाई उनका प्रभाव था। बोले बैतूल तो बहुत बड़ा है, तो आने वाले समय में एयरपोर्ट और भी दीगर चीज़ें, या आप झांसी से दतिया जाएंगे तो जिधर देखोगे आप बड़े बड़े भवन दिखते हैं, बड़े बड़े उन्होंने इंस्टीट्यूशन वहाँ पे ला दिए हैं। अब ऐसी उम्मीद अपनी जागी है कि अब जो है हेमंत खंडेलवाल जी के आने से बैतूल में भी जो है वो वास्तव में चहुमुखी और सर्वांगीण विकास की जो है रास्ते खुलेंगे। जी, बैतूल को लेकर एक मिथक भी रहा है भाई साहब कि यहाँ कहते थे कि यहाँ पर नाम चलता है, लेकिन वास्तव में जब बात आती है तो वो नाम गायब हो जाता है, चाहे वो मंत्री पद के लिए कहिए, चाहे अध्यक्ष पद के लिए कहिए। लेकिन इस बार ये मिथक को भी टूटते हुए हमने देखा है। बिल्कुल टूटा है, और ये बात यहाँ की ही नहीं है। आम तौर पे ये माना जाता है कि जिसका नाम ज्यादा अखबारबाजी में आया, हाँ जी, मीडिया में आया, तो फिर बीजेपी हाईकमान उसको तो बनाता ही नहीं है। तो और ये तो हमने मतलब देखा कि विजय खंडेलवाल जी के भी समय में देखा हमने, हाँ जी, कि जिन लोगों के नाम अगर हमने छापे तो कई बार हमको बोलते थे, बोले कि ये तो एक भी नहीं बनेगा, बोले तुमने प्रिसाइड किया है, तो अब बोले कोई नया ही चेहरा आएगा। फिर हम अगले दिन लिखते थे कि कोई नया चेहरा आएगा, तो बोलते थे अब तुम अभी भी नहीं छोड़ रहे उस बात को। तो वो एक हंसी मजाक का चलता था दौर। और ये बात तो सच है कि जिसका नाम ज्यादा उछला वो नाम नहीं आया। तो इस बार कम से कम बैतूल के मीडिया को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि हेमंत जी का नाम होने के बावजूद बैतूल ने कभी भी, बैतूल के अखबारों ने खूब प्रचारित नहीं किया कि हमारा अध्यक्ष बन रहा है, हमारे लोग बन रहे हैं। जो छपा भोपाल में छपा, और भोपाल में भी वो छपता था तो वो थोड़ा सा उससे मतलब व्यथित ही होते थे। तो उनका कहना था यार क्या बिना मतलब नाम उछाल रहे हैं, ऐसे में तो बनना भी होगा तो नहीं बनेंगे। धीरे धीरे दूसरे लोगों के नाम आए, ये हुआ। तो इस बार पिछला अगर आप मंत्रिमंडल विस्तार देखेंगे, सरकार गठन हुई, तो तब ये स्थिति हुई कि हेमंत खंडेलवाल जी की फोटो भी आ गई दैनिक भास्कर, हाँ जी, कि ये मंत्री बन रहे हैं, और वो नहीं बने। तो बनते बनते रह गए। हालांकि उसकी कहानी कुछ और है, उसका मिथक से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस बार कम से कम ये रहा कि पिछले 3 दिन पहले से जो हेमंत खंडेलवाल जी का नाम शुरू हुआ चलना सारे मीडिया में, तो वो आखिरी तक वही रहा। बैतूल जिले का सूखा वास्तव में खत्म हुआ है। अभी आप देखें तो एक त्रिवेणी संगम भी देखने के लिए मिल रहा है, चाहे वो डीडी उइके जी की बात करें, वो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जनजातीय विभाग से, मोहन नागर जी की बात कर लीजिए, जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में अब वो हैं। हालांकि उनका बैतूल उनकी कर्मभूमि रही है, जन्मभूमि नहीं है, लेकिन आज भी वो अपनी कर्मभूमि बैतूल को मानते हैं। और हेमंत जी जिस तरह से राजनीति के आज एक प्रखर और शिखर पर जो है स्थापित हो चुके हैं, तो ये यकीनन बैतूल के लिए एक सौभाग्य की शुरुआत हम कह सकते हैं। हम जानना चाहेंगे इस बारे में कि बैतूल की राजनीति में जो है युवा वर्ग जिस तरह से अभी सामने आ रहा है, और यहाँ पर हमेशा कहते हैं कि यहाँ की राजनीति चाहे वो भाजपा की हो या कांग्रेस की, वो अनबैलेंस हो जाती है कई बार।
मतलब एक धड़ा खुश होता है तो दूसरा नाराज हो जाता है, मतलब एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है। अब चूंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, किस तरह से ये सामंजस्य बैठेगा, क्योंकि वो मना लेते थे अब बैतूल को कम समय देंगे तो कुछ परिस्थितियां बिगड़ेगी या लोग समझदारी से काम अब करेंगे? परिस्थितियां और कंट्रोल्ड रहेंगी, क्योंकि समय तो बिल्कुल सही बात है कि वो नहीं दे पाएंगे बैतूल को। जो उन्होंने कल वहाँ बोला भी सार्वजनिक रूप से कि आप लोगों ने मुझे भोपाल भेज दिया है, हाँ। तब आप वहाँ जाइए, आप मेरे दिल में रहोगे। दिल में रहेंगे मतलब मैं आपका ध्यान रखूंगा, अगर अपन उसका विश्लेषण करें बिल्कुल, तो वो तो होगा। और अब रही बात जिले में गुटबाजी और उसकी, तो अब चूंकि उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा हो गया है कि मुझे नहीं लगता, और अभी भी कोई परिस्थिति में ऐसा कि कोई छोटे मोटे विरोधी उनके हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो विरोध की संभावना भारतीय जनता पार्टी में तो संभव नहीं है। लेकिन अगर इसी को अपन तुरंत दूसरा पहलू देखें तो कांग्रेस में जरूर जो है इस समय सरकार में नहीं होने, सत्ता में नहीं होने के बावजूद कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो ना तो कम हुई है और ना आने वाले समय में कम होती दिख रही है। सुखदेव पांसे अपने आप में एक स्तंभ हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं और बहुत बड़ा उनके पास जाति का भी बैकग्राउंड है और खुद भी एक लोकप्रिय जन नेता है। दूसरी तरफ नीला डागा हैं, वो अभी जिला अध्यक्ष बनने की भी दौड़ में है, मतलब वो भी सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेने के लिए बहुत उत्सुक हैं कांग्रेस के जी। तो तीसरी ओर अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं हेमंत वागदरे हैं, अगर मान लीजिए वो नहीं बनते हैं, नीला डागा बनते हैं, तो भी फिर से वही पुरानी जो उनकी गुटबाजी है वो खड़ी होगी। नीला डागा बनते हैं तो उनका सुखदेव पांसे के साथ सामंजस्य बहुत अच्छा नहीं है, तो वो भी एक अपने आप में सब अलग जो डंडा झंडा उठा के चलेंगे लोग। तो इसलिए ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो प्रॉपर चलेगी जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो एक बड़ा नेतृत्व आके बैठ गया है सामने। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई छोटे मोटे ग्रुप में या इसमें करेगा। और जो हेमंत खंडेलवाल जी ने बनने के पहले जो बैतूल में टाइम गुजारा, तो उसमें आप पता करोगे, हमें तो मालूम है जी कि उन्होंने मैक्सिमम टाइम अपने विरोधियों के यहाँ गए, बिल्कुल, चाहे वो राजीव खंडेलवाल जी के यहाँ गए, चाहे सदन आर्य जी के यहाँ गए, चाहे जितने भी जो भी उनको लगता था कि थोड़ा बहुत उनसे नाराज हैं या दीगर हैं, वो उनके घर में बैठे हंसी खुशी फैमिलियर मिलजुल के, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं वो कटुता को कम करने का खुलकर प्रयास किया। और अब मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े पद पे आने के बाद कोई बिला वजह उनको सींग मारने की कोशिश करेगा जी। ये बहुत ही रोचक बातें भी हुई हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हेमंत जी का जिस तरह से बिजनेस को लेकर भी अपना एक व्यू रहा है, बैतूल के विकास को लेकर भी अपना व्यू रहा है, और एक बहुत ही मुझे लगता है कि यहाँ इस चर्चा में उस बात का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जल संवर्धन के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया है, ताप्ती पर जिस तरह से माँ ताप्ती को लेकर उन्होंने जल संग्रहण का वर्क किया, और ताप्ती जयंती पर ही उन्हें जो है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया। तो क्या वो ताप्ती जी का आशीर्वाद ही माना जा सकता है कि जिले को चहुर विकसित करने के लिए जिस तरह से ताप्ती पर किए गए ताप्ती मैया का आशीर्वाद तो है जी, ताप्ती मैया का आशीर्वाद है। काम भी जो उन्होंने कराए हैं वो भी अपनी जगह हैं, और बैतूल से अगर वो बने हैं तो निश्चित तौर पे ताप्ती जी का उद्गम स्थल है, तो ताप्ती का तो आशीर्वाद 100% है ही है, ताप्ती मैया का आशीर्वाद। लेकिन उसके अलावा भी जो काम करने की उनकी जो क्षमता है, शैली है जी, वो मुझे लगता है कि अब और ज़्यादा मुखर होगी, क्योंकि अभी तक एक विधायक के रूप में लिमिट थी कि भाई नहीं, हम आपको तो 15 करोड़ का ही हमने सब विधायकों को तय किया हुआ है। लेकिन जब वो बतौर प्रदेश अध्यक्ष बात करेंगे तो कोई मंत्री या कोई अन्य लोग उनको ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं साहब इतना ही हो पाएगा आपका। तो इसलिए मेरे को उम्मीद है कि इस बार बैतूल के भाग्य खुलने वाले हैं। उनके दरवाजे पर कोई भी जाता है तो वो हताश होकर कभी नहीं लौटा, ऐसा कहा जाता है। दूसरा, उन्होंने जिस तरह से विजय सेवा न्यास की स्थापना की, और एजुकेशन के क्षेत्र में भी उनका आरडी स्कूल है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो बच्चे बैतूल के बाहर नहीं जा सकते थे उनके लिए अब यहाँ जो है सुविधाएं मिली है। तो उन्होंने काफ़ी सारे परिदृश्यों को लेकर काम किया है। इसके बेनिफिट के साथ साथ एक और सवाल मेरा ये है आपसे कि क्या विजन 2028 प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से बैतूल को कुछ और वो ऊंचाइयां देगा, क्योंकि चुनाव का एक बहुत बड़ा प्रेशर भी होगा और वह प्रदेश को भी देखना है और जिले पर तो फोकस रखना देखिए 28 की अगर आपने बात की है तो मैं आपको थोड़ा सा एक राजनीति से जुड़ी हुई चीज़ों की जानकारी की ओर ले जाता हूँ कि 28 के पहले क्या क्या होने वाला है देश में, प्रदेश में, जिले में। एक
इमेजिनेशन कर सकते हैं, अपन इमेजिनेशन जी। की बात कर रहे हैं, लेकिन इसलिए कर रहे हैं कि वो होगा। वो जी जनगणना शुरू हो चुकी है, बिल्कुल जनगणना का नोटिफिकेशन आ गया है, मतलब जनगणना होके रहेगी। बिल्कुल। अगर जनगणना होगी तो परिसीमन भी हाँ, होगा। जी परिसीमन होगा तो अभी जैसे 6 विधानसभा थी, 5 हो गई थी। जी अब जो हमने थोड़ा स्टडी की है, लोगों के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ बात होती है, हमें जो फीडबैक है वो ये लगता है कि कम से कम 6 और अधिकतम 7 विधानसभा हो जाएंगी फिर से बैतूल जी, की। जी लोकसभा क्षेत्र संभवतया, मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है, लेकिन जो एक पत्रकार के रूप में और जो इंटेलेक्चुअल से या उनसे सब्जेक्ट से जुड़े हुए लोगों से बात करते हैं, उनका कहना है बैतूल एक अपने आप में लोकसभा क्षेत्र हो जाएगा। काफी बड़ा है बैतूल जिला, छोटी होंगी ना सीटें, जी सीटें छोटी इसलिए होंगी कि जो विस्टा प्रोजेक्ट बनाया है जी। वहाँ 800 सीट मोदी जी ने खाली रखने के लिए थोड़ी बनाई है। जी 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 जब वहाँ 800 सांसद की सीट है तो 800 सांसद कहाँ से लाओगे? नई सीटों पे जी। लाओगे। तो देखिए परिसीमन होगा, परिसीमन होगा तो सीट बदलेगी, लोकसभा जो भी जाए, क्योंकि अब 33% महिला आरक्षण भी है। जी तो ये भी हो सकता है कि 33% महिला आरक्षण, अगर वो पहले तो रिजर्वेशन हटेगा नहीं हटेगा जो भी होगा, मोस्ट प्रोबेबली हटेगा रिजर्वेशन, क्योंकि हरसूद कट जाएगा। हरसूद कटा कि ट्राइबल सीट्स अपनी लिमिटेड हो जाएंगी, ट्राइबल पॉपुलेशन। हाँ क्योंकि पहली सीट हो रही थी उस समय परिसीमन में छिंदवाड़ा, जी दमुआ के आदिवासियों के कारण, लेकिन उस समय जो भी पॉलिटिक्स हुई तो कांग्रेस बीजेपी में जो भी अंडरस्टैंडिंग हुई, उन्होंने छिंदवाड़ा को छोड़ के इसको हरसूद जोड़ के बैतूल को आदिवासी कर जी दिया। जी तो वो हटेगा, क्योंकि वो हटेगा तो फिर सीट का पिक्चर बदलेगा। फिर हो सकता है अगर रिजर्वेशन लग जाए, लगेगा ही, वो भी पास कर चुके हैं मोदी जी पिछले कार्यकाल में, तो हो सकता है महिला सीट हो, महिला सीट होगी तो ये हो जाएगा, और 5 या 6 विधानसभा की हो जाएंगी। तो विधानसभा का साइज सुकड़ेगा भी, छोटी होंगी विधानसभाएं। अब और क्या होंगी उसके अंदर मैं नहीं जाता, बताऊंगा बाद में, लेकिन उस कारण से बहुत सारे कुछ नए नेता भी उभर के आएंगे, चुनाव भी जो है वो उस ढंग से होगा, सीमित उसका होगा। तो जो संसाधन में और जो पकड़ रखेगा वो निश्चित तौर पे उस समय हो सकता है कि मिथक तोड़ने की भी स्थिति में आए, कि जो एक मिथक होता है कि एक बार जो बन गया वो दोबारा बनता नहीं है बैतूल में। तो जब ये सब क्षेत्रफल बदलेगा, भौगोलिक स्थितियाँ बदलेंगी, तो उसके बाद क्या होगा आने वाला समय बताएगा। लेकिन बहुत परिवर्तनशील होगा पॉलिटिकली 28। तो बैतूल जो है एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ जुड़ गया है, और माना जा रहा है कि बैतूल का सूखा पूरी तरह से ही खत्म हो गया, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होगी, विकास के नए पंख बैतूल को लगने वाले हैं, और ये हम और आप सभी जो है इसको देखने के लिए आतुर हैं। आपने बहुत सारा वक्त दिया, बहुत सारी राजनीतिक विश्लेषण हमने आपसे चर्चा के दौरान जाना, और बैतूल के परिदृश्य को किस तरह से बदलता हुआ हम और आप सब देखेंगे, ये भी बड़ा रोचक होगा भविष्य के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी, आपने हमें इतना वक्त दिया और इतनी धन्यवाद परिधि न्यूज़ और सभी साथियों को जी, जो पर्दे के पीछे पर्दे के सामने हैं, सभी को धन्यवाद और बधाई। उज्जवल भविष्य के लिए उन्नति के मार्ग पे चलते रहें, इसी तरह तरक्की करें। जी धन्यवाद।